मित्रों, आज हम प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत डीएलएड पाठ्यक्रम के यूनिट 3 के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और से अच्छा जो है कि आपके लिए कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, विकास की प्रवृत्ति धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि गुणात्मक होती है कि भावात्मक होती है। ध्यान देना है कि जो विकास की प्रवृत्ति होती है वो हमेशा गुणात्मक होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विकास प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती है कि बाल्यावस्था तक चलती है कि युवावस्था तक चलती है कि केवल बी और सी यानी कि बाल्यावस्था और युवावस्था। तो ध्यान देंगे, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है। उसकी अपनी वैयक्तिक शक्तियाँ होती हैं जो दूसरों से अलग करती हैं और इसी विशिष्टता के कारण वह अपने तरीके से विकसित होता है। यह कथन भ्रामक है, पूर्ण सत्य है, अंशतः सत्य है या पूर्णतः सत्य है। तो जो कहा गया है कि इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है और अपनी वैयक्तिक शक्तियाँ होती हैं जो उसे दूसरों से अलग करती हैं और इसी विशिष्टता के कारण वह अपने तरीके से विकसित होता है, यह जो कि कथन है वह पूर्णतः सत्य है। इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है? पर्यावरण की वंशानुक्रम की ए बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्योंकि जो विकास की प्रक्रिया होती है उसको पर्यावरण भी प्रभावित करता है और वंशानुक्रम भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। यह कथन है किसका? शेरलॉक, हरलॉक, बोरलॉग और मेंटॉफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक। ये कथन जो है हरलॉक का है कि विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है परिपक्वता द्वारा, पोषण द्वारा, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया जो है परिपक्वता और पोषण द्वारा परिचालित होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मानसिक योग्यताएं, यौन भिन्नता, पोषण तथा वातावरण एवं उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मानसिक योग्यताएं, यौन भिन्नता, पोषण एवं वातावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती हैं, लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती हैं, मानसिक रूप से लड़के लड़कियों की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है कि गलत नहीं है, ये सभी के सभी सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। तो जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका विकास जो है कि शारीरिक और मानसिक दोनों उचित ढंग से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में शामिल है, संतुलित आहार में क्या शामिल है? विटामिन और प्रोटीन,
कि कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, वसा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एक संतुलित आहार में विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा भी शामिल रहता है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे हैं घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो इससे बालक का शैक्षणिक विकास अवरुद्ध होगा, कि इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा, कि इससे बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, इसमें बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इससे बालक का जो है कि शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे विकास एवं समृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, कि एक दूसरे के विलोमार्थक हैं, कि एक दूसरे से भिन्न हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास और समृद्धि एक दूसरे से भिन्न हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? समृद्धि जैविक परिवर्तन है, समृद्धि की प्रवृत्ति परिणात्मक है, समृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जोन्स ने विकास प्रक्रिया को डैश डैश चरणों में विभक्त किया है। यानी जोन्स ने विकास को कितने चरणों में विभक्त किया है? ऑप्शन दिया है 4, 5, 3 और 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। जोन्स ने 3 चरणों में जो है कि विकास की प्रक्रिया को विभक्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह मनोवैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया है? हैसन, जॉनसन, लास्की, हरलॉक। तो विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त करने वाला व्यक्ति कौन है, मनोवैज्ञानिक? तो ऑप्शन दिया है हैंसन, जॉनसन, लास्की और हरलॉक। तो इसका सही आंसर हार्लॉक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरलॉक द्वारा विकास की प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। हरलॉक द्वारा विकास की प्रक्रिया का किया गया वर्गीकरण कौन सा है? ध्यान देंगे, हरलॉक ने विकास की प्रक्रिया का वर्गीकरण किया था। तो ऑप्शन में देखेंगे गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। दूसरा है गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तीसरा है गर्भावस्था के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। चौथा है गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सबसे पहले जो है होता है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था तो सब में है। उसके बाद नवजात अवस्था होता है। तो नवजात अवस्था में देखेंगे एक ऑप्शन नंबर ए में है और एक डी में है। नवजात अवस्था के बाद होता है शैशवावस्था। तो ऑप्शन नंबर ए में भी शैशवावस्था है और ऑप्शन नंबर डी में भी शैशवावस्था है। शैशवावस्था के बाद होता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था ऑप्शन नंबर ए में है लेकिन डी में नहीं है। तो ये डी गलत हो जाएगा, डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाल्यावस्था और एवं किशोरावस्था, यही जो 5 वर्गीकरण हैं वो हरलॉक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं? 5, 6, 4 और 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास के 6 पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बालक अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो कहा जाता है कि उसका सामाजिक विकास हो रहा है, कि संवेगात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो रहा है, भाषिक विकास हो रहा है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो रहा है। अगला प्रश्न है, वे जैविक अभिलक्षण जो गुण सूत्रों के माध्यम से माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। ऑप्शन है आनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं, संज्ञान के अंतर्गत आते हैं, समाकलित व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं, अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं वैसे लक्षण जो गुण सूत्रों के माध्यम से माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का एक कारक है। कौन सा कारक है? बाह्य कारक, आंतरिक कारक, अनावश्यक कारक, गौण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कारक है। आनुवांशिकता जो है विकास का आंतरिक कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोषण शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के कौन से कारक हैं? भौतिक कारक, अभौतिक, आर्थिक और अनार्थिक। तो ध्यान देंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पोषण है शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के भौतिक कारक हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो इसके लिए आवश्यक है शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक हो, शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक हो, शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक और उत्साहवर्धक हो, शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक हो। तो जो बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो इसके लिए जो आवश्यक है वो है शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक के साथ साथ उत्साहवर्धक हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने या खेलने नहीं दिया जाएगा तो वह पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएगा, वह सदैव उदास रहेगा, उसका समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह एकदम कंफर्म है कि उसका जो समाजीकरण है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने या खेलने से मना नहीं करना चाहिए, पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हालांकि अगर वो अधिक खेल रहा है, अधिक घूम रहा है तो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, मना नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एक नवजात शिशु जितना अधिक सोता है उतना ही अधिक हष्ट-पुष्ट रहता है। जब उसे भूख लगती है तो वह रोकर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। वह अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। यही एक गलत जो है कि ऑप्शन है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बच्चा लिखने सीने जैसे सरल और लघु पेशीय क्रियाकलाप करने के लिए हाथों और अंगुलियों के बीच तालमेल बिठाने लगता है तो इसका अभिप्राय है कि उसमें क्षमता विकसित हो गई है। तो उसमें कौन सी क्षमता विकसित हो गई है जिससे वह लिखने और किसी चीज़ को सीने का सरल और लघु पेशीय क्रियाकलाप अपने हाथों से अंगुलियों के तालमेल से बिठाकर करने लगा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिग्रहिता। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? जो अभी बाल विकास है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल वृद्धि, बाल मनोविज्ञान, बाल अभिप्रेरण और बाल संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल संवेग। बाल विकास को पहले बाल संवेग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा वृद्धि, स्मृति, भावनात्मक विकास
आदि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन स्वयं में पूर्ण है कि स्वयं में अपूर्ण है, कि बाल विकास से सही ढंग से परिभाषित करता है, और ए सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं में अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, स्वयं में अपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि वह बाल विकास पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो, उसमें बालकों पर अंकुश रखने की क्षमता हो, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो। अगला प्रश्न है, बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ऑप्शन दिया है, पूर्ण रूप से सहमत हूँ, पूर्ण रूप से असहमत हूँ, आंशिक रूप से सहमत हूँ, और इस संबंध में मेरी कोई स्पष्ट राय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रतीत होता है? विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है, विकास के विभिन्न गुणों में सहसंबंध होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजी भाषा का शब्द हेरिडेटी यानी वंशानुक्रम हेरिडेटॉस से निर्मित हुआ है। हेरिडिटॉस किस भाषा का शब्द है? तो जो हेरिडेटॉस है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है, दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रमण कहते हैं। यह कथन है जॉनसन का, पीटरसन का, बेकन का और हरलॉक का। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकन का। जो दो पीढ़ियों को जोड़ने वाला श्रृंखला को हम वंशानुक्रमण कहते हैं, यह कथन जो है बेकन का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकन। अगला प्रश्न है, जीन्स हैं तो जीन्स क्या है? गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु, कि श्वेत रक्त कण में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु, कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु, कि अंडाणु में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु। तो जो जीन्स है वो गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देंगे कि कौन सा कथन असत्य है, ना कि सत्य। स्त्री में XX प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में XY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में YY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्री पुरुष के गुणसूत्रों के सम्मिलित होने से ही संतानोत्पत्ति होती है। तो ये स्त्री में जो है कि XX गुण होते हैं, ये सही है। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, ये सही है। और स्त्री पुरुष के गुणसूत्रों के सम्मिलित होने से ही संतान की उत्पत्ति होती है, ये भी सही है। और पुरुष में YY प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, कि पुरुष में YY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, संतान के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका है। संतान के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? स्त्री निभाती है, पुरुष निभाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही समान भूमिका निभाते हैं। यह सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि मुख्य भूमिका जो है वो पुरुष निभाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है। शारीरिक तथा गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास एवं सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक विकास, गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास,
सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक एवं संज्ञानात्मक विकास, गतिक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास एवं सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? बच्चों के लिए खेल के साथ सामान उपलब्ध होने चाहिए, विद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए, शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करवाना चाहिए और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को उचित एवं शारीरिक गत्यात्मक विकास के लिए उपयुक्त सभी जो है कि सुझाव हैं सही। अगला प्रश्न देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास में बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, बच्चा अपने संबंधियों के साथ अंतःक्रिया करता है, बच्चा अपने मित्रों के साथ अंतःक्रिया करता है, बच्चा अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास में बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है अंतःक्रिया कहलाती है। यह कथन किसका है? बेकन का, कि रूथ बेनेडिक्स का, पियाजे का या पीटरसन का? तो मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है, यह कथन जो है पियाजे का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतःक्रिया की जो परिभाषा है, यह परिभाषा पियाजे के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या करना है? शारीरिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं कि मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, कि शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चा पर्यावरण संबंधी जानकारी की पुनर्संरचना और पुनर्व्याख्या करता है तो इस प्रक्रिया में कितनी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? 2 कि 3 कि 4 कि 5? देखिए, जब बच्चा पर्यावरण संबंधी जानकारी की पुनर्संरचना और पुनर्व्याख्या करता है तो इस प्रक्रिया में कितनी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की जो है कि मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, आत्मसात्करण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा पुरानी वस्तुओं और विचारों की स्मृति संजो कर रखता है। बच्चा अपनी वर्तमान क्षमताओं की सहायता से नई वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करता है। ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चा जो है अपनी वर्तमान क्षमताओं की सहायता से नई वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करता है, आत्मसात्करण करता है। अगला प्रश्न है, आत्मसात्करण को ही डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंजन, समायोजन, स्वांगीकरण और व्यक्तिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि स्वांगीकरण। आत्मसात्करण को ही स्वांगीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नए विचारों पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन करने की योग्यता ही डैश कहलाती है। यानी आत्मसात्करण, अभिव्यंजन, सामंजन और स्वांगीकरण। तो नए विचारों पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन करना ही आत्मसात्करण कहलाती है।
तो नहीं, आत्मसात्करण नहीं, समंजन कहलाती है। यहाँ सिर्फ वर्तमान बोध में परिवर्तन करने की योग्यता कह रहा है, न कि उसको जो है कि स्वांगीकरण करने के लिए कह रहा है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समंजन। समंजन कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हम कथनों को देखेंगे सबसे पहले कि कथन क्या क्या है। कि आरंभ में जो है कि बच्चे जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है। कि आरंभ में बच्चे जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है और वह आत्मसत्करण कर रहा है। तो जो प्रयास कर रहा है, उसको समझने का जो प्रयास कर रहा है वो आत्मसत्करण है। तो जो समझ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, आत्मसात्करण है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा कि आरंभ में जो बच्चे की जो क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से वो पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है और वह आत्मसात्करण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है? जन्म से लेकर 4 वर्षों तक, जन्म से लेकर 5 वर्षों तक, जन्म से लेकर 2 वर्षों तक, जन्म से लेकर 3 वर्षों तक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म से लेकर 2 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था के महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने सरल पेशीय क्रियाओं का समन्वय करना सीखता है। बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाओं का समायोजन पर्यावरण से मिलने वाले प्रात्यक्षिक संकेतों के साथ करने की क्षमता प्राप्त करता है। बच्चे को यह बोध होने लगता है कि पर्यावरण में जो भी पदार्थ उपलब्ध हैं उसमें अस्थायित्व का गुण निहित है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे कौन सी योग्यताएं विकसित होती हैं? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे में कौन सी योग्यताएं विकसित होती हैं? तो ऑप्शन देखेंगे कि अवधान, प्रत्याक्षण, चिंतन एवं समस्या का समाधान। प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन एवं समस्या समाधान। अवधान, प्रत्याक्षण, स्फुरण, चिंतन एवं समस्या समाधान। अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन एवं समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन एवं समस्या समाधान। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता के संबंध में अपने प्रत्यक्षण के आधार पर ही सोचता है। यह कथन है सत्य है कि भ्रामक है कि असत्य है या अनिश्चित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है सत्य है। तो आज का सीरीज हम यहीं समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का हमने रिवीजन कराया यूनिट 3 के तहत। शेष प्रश्नों को लेकर के हम आगे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई त्रुटि हो रही है तो कमेंट करें, हमें अच्छा लगता है। अगर हमारी कमियों को कोई बता रहा है तो हम उसमें सुधार करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। फिर से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।